आज पूरा देश एक ऐसे नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि देने जा रहा है जिन्हें देश में न सिर्फ एक लोकप्रिय नेता के तौर पर बल्कि पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर भी देखा। प्रणब मुखर्जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने सियासत में जिस तरह से कीर्तिमान स्थापित किए उसे कोई भूल नहीं सकता। देश हमेशा उन्हें याद रखेगा। आज देश दुखी है, लोगों की आंखें नम हैं, क्योंकि भारत ने अपने एक बेमिसाल अनमोल रत्न को हमेशा के लिए खो दिया है। लंबी बीमारी के बाद कल उन्होंने दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। आज दोपहर 2:30 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली के लोधी रोड स्मशान घाट पर प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उससे पहले 10 राजाजी मार्ग पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। सुबह 9 बजे से, यानी कि अब से कुछ ही क्षणों से लेकर 11 बजे तक विशेष अतिथि उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे का वक्त रखा गया है, जब बाकी और भी लोग जो उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं वो आ सकते हैं। करीब 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए प्रणब मुखर्जी के पास पहुंचेंगे और उसके बाद उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, दिवंगत नेता प्रणब मुखर्जी को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जबकि 11 बजे से 12 बजे तक आम लोगों को अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन के लिए 1 घंटे का वक्त दिया गया है। ये 5 तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी की गहरी समझ हो या फिर कांग्रेस के सबसे पुराने छत्रपों में से एक, देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाले भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का जीवन अपने आप में संपूर्ण राजनीति शास्त्र से कम नहीं है। तभी तो उनके निधन की खबर के साथ ही दुनिया नहीं, हिंदुस्तान नहीं, बल्कि दुनिया भर से उनके लिए श्रद्धांजलि आ रही है। प्रणब मुखर्जी के शव को आर्मी अस्पताल से राजाजी मार्ग के आवास पर अंतिम दर्शन के लिए लाया जा रहा है। आर्मी हॉस्पिटल के पास हमारे संवाददाता पवन नारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, आइए सबसे पहले जरा उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद फिर उनके पास भी चलेंगे। प्रणब मुखर्जी का अंतिम सफर यहीं रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल से शुरू होगा और उन्हें उनके आधिकारिक निवास राजाजी मार्ग पर ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि राजाजी मार्ग पर 9:15 से 10:15 बजे तक अति विशिष्ट डिग्नेटरीज उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे और 10:15 बजे से 11 बजे तक डिग्नेटरीज के अंतिम दर्शन करने का वक्त है। 11 से 12 बजे का वक्त आम लोगों के लिए तय किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि देश में कोरोना का काल है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड को लेकर प्रोटोकॉल तय किए गए हैं और इसी के तहत लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। इतना ही नहीं, अंतिम यात्रा पर पूर्व राष्ट्रपति होने के तहत उन्हें गन कैरेज या कहें कि तोप पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाना चाहिए था, लेकिन देश में कोविड के प्रोटोकॉल हैं, इसलिए उनका पार्थिव शरीर शव वाहन में अंतिम स्थान तक लेकर जाया जाएगा। ये कोरोना की वजह से देश में जो हालात हैं, इसीलिए प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया है। पवन राणा की रिपोर्ट अभी आपने देखी। अब सीधे चलते हैं पवन के पास। पवन, क्या जानकारी है, कब तक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर को उनके निवास तक पहुंचाया जाएगा? 9 बजे का वक्त था, लेकिन क्या आर्मी अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? जी, मैं आपको बता दें, सबसे पहले तस्वीरें आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल का दरवाजा खुल चुका है। किसी भी क्षण आप अपने स्क्रीन पर प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर को यहां से निकलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि जो वक्त तय किया गया है उसके हिसाब से 9:15 बजे उनके अंतिम दर्शन उनके आधिकारिक निवास राजाजी मार्ग पर शुरू होने हैं, लेकिन अभी कुछ ही क्षणों में उनका पार्थिव शरीर यहां से जाएगा। अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 5 से 6 किलोमीटर यहां से राजाजी मार्ग है और वहां पहुंचने में वक्त लगभग 5 से 7 मिनट का लगेगा। तो अभी 9 बज चुके हैं, तो किसी भी क्षण उनका पार्थिव शरीर यहां से निकल सकता है और उसके बाद उनके अंतिम दर्शन की विधि उनके आधिकारिक निवास पर शुरू होगी। जी, दरअसल उनकी तबीयत हाल फिलहाल काफी खराब चल रही थी। कोरोना का संक्रमण भी उन्हें था और अन्य तरह की दिक्कतें भी थीं। तो डॉक्टरों ने क्या बताया था, क्या हुआ जिसकी वजह से अंततः उनकी आखिरी सांस कल हम सबों को बीच निकली, और क्या वजह रही उनकी मृत्यु की? क्या इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी मिल पाई? जी बिल्कुल, ये जानकारी स्पष्ट दी गई है कि प्रणब मुखर्जी दादा को ब्रेन सर्जरी के लिए यहाँ एडमिट किया गया था, जिसमें उनका कोरोना टेस्ट जब किया गया था वो पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, जिसमें वो काफी दिनों तक लगातार स्टेबल बने रहे, उनके पैरामीटर स्टेबल्स बने रहे। लेकिन कल
जब ये रिपोर्ट आई कि उनका लंग इन्फेक्शन बढ़ा है और उसके बाद सेप्टिक शॉक की वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, इस तरह की जो जानकारी सामने आई तो स्पष्ट हो गया कि हमारे बीच भारत रत्न प्रणब दा नहीं रहे। और जो आधिकारिक जानकारी हमें मिली उसके अनुसार उन्हें लंग इन्फेक्शन था, जिसके बाद से उन्हें सेप्टिक शॉक हुआ और उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से प्रणब मुखर्जी दादा का अंतिम उन्होंने सांसें ली रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में। तो इसके अलावा एक बात और है कि देश में कोविड प्रोटोकॉल हैं, इसीलिए भी बहुत सी चीजें बदलाव की गई हैं, प्रोटोकॉल्स में बदलाव किया गया है। हमने देखा है कि चूंकि पूर्व राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर रह चुके होते हैं सेना के, इसलिए उनके पार्थिव शरीर को बाकायदा एक तोप पर रखकर ले जाया जाता है, लेकिन अब की बार ऐसी तस्वीरें नहीं दिखाई देंगी। उनका शव यहां से शव वाहन में ले जाया जाएगा। जी, हमारे साथ हमारे और अन्य मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राशिद किदवई जी हमारे साथ मौजूद जो हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, कुमार सोनू हमारे संवाददाता और उसके साथ साथ हमारे साथ देवेंद्र पराशर भी जुड़ चुके हैं। राशिद किदवई जी, प्रणब मुखर्जी के अगर हम राजनीतिक सफर का आकलन भी करना शुरू करें तो शायद एक बड़ा लंबा वक्त लग जाएगा, लेकिन अगर उनकी कुछ एक बातें आपको बहुत ज्यादा स्मरणीय लगती हैं तो उसमें प्रमुखतः सबसे बड़ी बात क्या लगती है? प्रणब मुखर्जी की सबसे जो महानता ये थी कि उनमें देखिए बहुत ग्रेस था। किसी भी हालात में किसी भी रोल जो उनको दिया जाता था उसके लिए बिल्कुल वो तैयार होते थे, मेंटली भी और पूरे दमखम से जुड़ जाते थे। जैसे मुझे स्मरण है कि जब यूपीए की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की बनी तो पूरा ऐसा पत्रकारिता में भी हर तरफ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रणब मुखर्जी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलेगी। और हम सब उनके यहाँ मौजूद थे जब उनके पास फोन आया और उनको पता चला कि वो रक्षा मंत्री बनेंगे, लेकिन वो जरा सभी मतलब क्षुब्ध नहीं हुए। उन्होंने फौरन जो था एक पानी का गिलास रखा था वो उठाया, 2 घूंट पिए और अपने पीए को बोला कि कनेक्ट मी टू डिफेंस सेक्रेटरी, और सीधा डिफेंस सेक्रेटरी से फिर रक्षा की बात करने लगे। तो ये उनमें एक बहुत बड़ी मुझे लगता है खूबी थी कि विषम परिस्थितियों में जब राजनीतिक रूप से वो हमेशा बहुत ही सधे हुए और मंजे हुए तरीके से काम करते थे। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, क्राइसिस मैनेजमेंट में उनका कोई स्थान ही नहीं था। कांग्रेस पार्टी को जब भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था तो प्रणब मुखर्जी ही वो हरफन मौला थे जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान एक तरह से था। ऐसा कैसे कर पाते थे वो? देखिए अजय जी, प्रणब दा के बारे में क्योंकि अभी रशीद भाई भी बोल रहे थे और मुझे लगता है कि शायद वो एक ऐसे नेता हैं जिनके जाते हुए कई नेताओं को उनसे एक बात जरूर सीखनी चाहिए। क्राइसिस मैनेजमेंट करना, मैनेज कर लेना, ये सब बहुत से नेताओं ने आज सीख लिया है, लेकिन पारंपरिक खांचे से हटकर वो कट्टर कांग्रेसी थे। मतलब आजीवन वो कभी कोई एक क्षण, एक लम्हा नहीं आया जब वो कांग्रेस से अलग हटते हुए दिखे। लेकिन आप सोचिए कि जब उनको लगा कि संघ मुख्यालय जाना है, अपनी बात रखनी है, तो उससे हिचके नहीं। और क्राइसिस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण जो था, ठीक है कि वो उसमें बहुत सी चीजें बिगड़ी, बात बन नहीं पाई, लेकिन जो अन्ना का आंदोलन था, और चूंकि हम लोग उस वक्त मंत्रालय कवर करने वाले रिपोर्टर्स में थे, पूरी की पूरी जो संरचना होती थी, पूरा का पूरा जो संभालने का काम होता था वो प्रणब दा करते थे। ये अलग बात है कि उस कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता थे जो ऐसी बयानबाजी कर देते थे कि जो दिन भर संभाली जाती थी बात, रात होते होते वो बिगड़ जाती थी। लेकिन आज अगर हम प्रणब दा को याद कर रहे हैं तो उनको एक ऐसे नेता के तौर पर याद करना चाहिए कि जिन्होंने कभी खांचे में खुद को बंधना स्वीकार नहीं किया। वो कांग्रेसी नेता रहे, लेकिन किसी भी नेता की ठीक बात को सुनते थे सहजता से, और कड़े इतने थे वो कि अगर कोई बात उनको हर्षवर्धन जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन बस अभी हम पवन के पास चलते हैं। ऐसा लगता है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शरीर उनके घर के लिए ले जाया जा रहा है। पवन, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त प्रणब दा, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का अंतिम सफर शुरू हो गया है। पहले पायलट कार है, उसके बाद जो आप